नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। दिल्ली में सरकार को लेकर राजनीति गर्म है। राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, इसलिए केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली का बजट रखा। 24 घंटे पहले डीईआरसी ने दिल्ली में बिजली महंगी की थी। बजट रखते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 400 यूनिट की बिजली पर सब्सिडी का ऐलान कर दिया। मतलब 400 यूनिट तक की बिजली सस्ती होगी। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी ने 30% बिजली सस्ती करने का वादा किया था। क्या सब्सिडी देकर बीजेपी ने लोगों को मूर्ख बना दिया? बिजली के दर क्योंकि बढ़ते हुए देखते हुए ₹1.20 और 80 पैसे दूसरी श्रेणी में उनको सब्सिडाइज किया जाएगा, जिससे कि बढ़ता हुआ दर उनके ऊपर लागू नहीं होगा। दिल्ली में सरकार बनाने की चर्चा के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में दिल्ली का बजट पेश किया और एक बार फिर बिजली पर सब्सिडी का ऐलान कर दिया। अब 200 यूनिट तक बिजली की खपत पर ₹1.20 की सब्सिडी और 200 से 400 यूनिट तक की खपत पर 80 पैसे की सब्सिडी मिलेगी। अब पुरानी सरकारों से बिजली बिल की तुलना करें तो 200 यूनिट खर्च करने पर शीला सरकार में 660 रुपए का बिल आता था। केजरीवाल ने आधा करने का वादा किया था, लेकिन सब्सिडी हटाने के बाद बिल आता था 488 रुपए। ये खत्म हो गया मार्च में, जिसके बाद बिल आने लगा 907 रुपए। अब सब्सिडी मिलने के बाद बिल आएगा 647 रुपए। इसी तरह 400 यूनिट खर्च करने पर शीला सरकार में यानी पिछले साल दिसंबर से पहले तक 1780 रुपए आता था। केजरीवाल ने सब्सिडी देकर 1149 रुपए किया। सब्सिडी खत्म होने पर अप्रैल से कल तक 2192 रुपए था और अब ये वापस 1760 रुपए हो गया। यानी अब बिल वापस वहीं आ जाएगा जहां पिछले साल शीला दीक्षित सरकार ने छोड़ा था। अब केजरीवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी ने बिजली दरें 30% घटाने का वादा पूरा नहीं किया। ये यू टर्न क्यों? बीजेपी अपने तकरीबन सभी वादों से मुकर गई है। सरकार के अंदर है तो आप सब्सिडी दे रहे हैं, देने की बात करते हैं। जब आप सरकार के बाहर होते हैं तब कहते हैं टैक्स पेयर के पैसे दे। तो बेवकूफ बनाने का काम क्यों कर रहे हो? तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो हम पे ये आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार चोर है, डिस्कॉम से मिली हुई है। पिछले साल विधानसभा चुनाव के वक्त केजरीवाल ने बिजली बिल आधे करने और बीजेपी ने 30% घटाने का वादा किया था। हमने बराबर ये कहा है कि हम बिजली के दामों को 30% कम करेंगे। केजरीवाल ने सत्ता संभालते ही बिल घटा दिए थे, जो उनके हटने के कुछ दिन बाद बढ़ भी गए। अब बीजेपी ने कहने को तो आज के बिल पर सब्सिडी तो दे दी, लेकिन बिल वापस वहीं पर आ गया है जहां शीला सरकार में था। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी ने वाकई में अपना वादा पूरा किया है, और क्या वादा पूरा नहीं किया तो फिर जनता को मूर्ख बनाया। बिजली पर सब्सिडी देकर क्या बीजेपी वादे से पीछे हटी? 30% सस्ती बिजली का वादा पूरा क्यों नहीं किया? सब्सिडी देकर बीजेपी लोगों को क्या मोहने की कोशिश में है? क्या ये वोट बटोरने की राजनीति और कहीं सब्सिडी के पीछे चुनाव की तैयारी तो नहीं? चुनाव में जाने से पहले जनता को लुभाने की कोशिश। हमारे साथ आज की इस चर्चा में बीजेपी से आशीष सूद साहब यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। आशीष जी, सवाल यही उठ रहा है कि आपने लोगों को वादा तो किया था 30% बिजली घटाने का, लेकिन जो आपने किया है वो तो आपने वही कर दिया जो शीला सरकार के राज में था। जिसे 49 दिन में देश का और दिल्ली का खजाना लुटाकर जाना हो तो वो तो कुछ भी लुटा सकता है। अगर आप इस बात को गौर से देखें तो दिल्ली में लगभग 50 लाख, जिसमें 2 लाख एनडीएमसी के क्षेत्र में और बाकी बिजली कंपनियों के पास 48 लाख कंज्यूमर हैं। उसमें से लगभग 52% कंज्यूमर्स इस सब्सिडी से लाभान्वित होंगे। नंबर 1। नंबर दो, केवल इतना ही नहीं, हमने बिजली के क्षेत्र में सुधार के लिए भी केंद्रीय बजट में 700 करोड़ रुपए। 30% बिल घटाने का क्या हुआ? 30% बिल दिल्ली में हमारी सरकार होती तो हम दिल्ली के नेटवर्क को सुधारते हुए उस तक भी आते। अच्छा। आज दिल्ली में चुनी हुई सरकार नहीं है। हाँ। वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के एक नापाक गठबंधन के कारण आज दिल्ली की जनता इसको झेल रही है। अच्छा। आप इस बात को गौर करिए। ठीक है, आप कह रहे हैं सरकार हमारी नहीं है तो इतना ही कर सकते थे। जब सरकार में आएंगे तब फीस घटाएंगे। बिल्कुल, बीजेपी की कमिटमेंट है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रागिनी नायक जी जुड़ गई है। रागिनी नायक जी, आप लोग, बीजेपी का कहना है आप लोग बेवजह इतना हल्ला कर रहे हैं। वो लोग सरकार में थोड़ी है बीजेपी, जब सरकार में आएगी तब घटाएगी 30%। अभी इतना ही कर सकती थी। नेहा, बहुत ही हास्यास्पद बात है कि वो राजनीतिक पार्टी जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी,
वो ना तो केंद्र में ना ही दिल्ली में कांग्रेस मुक्त बजट दे पाएगी। कांग्रेस पार्टी के बजट का प्रभाव आपको केंद्रीय बजट में भी दिखा और आज दिल्ली के बजट का भी वही हाल है। 10 साल से देश को जिस दुर्दशा में आप लाए हैं, 1 महीने में उस दुर्दशा से दूर ले जाने का काम। ये असभ्यता ना दिखाएं। ठीक है, वो सवाल आप बोल चुके हैं, मुझे बोलने दें। ठीक है रागिनी जी बोलिए। अगली बार फिर मैंने उन्हें शांत कर दिया, मैंने उन्हें शांत कर दिया, बोलिए आप मैम। नेहा जी, आपने खुद कहा कि शीला दीक्षित जी ने 15 साल तक अपनी सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी वहीं पर आकर इनकी गाड़ी रुक गई है, लेकिन ये सच नहीं है। डीईआरसी ने कल बिजली की दर बढ़ाई है, बिजली का सरचार्ज बढ़ चुका है। इस बढ़ी हुई कीमत पर 260 करोड़ रुपए की सब्सिडी वो लोग दे रहे हैं जिनके नेता डॉक्टर हर्षवर्धन, विजय गोयल सड़क पर और सदन में दोनों बार बार सब्सिडी की निंदा करते हुए ऑन रिकॉर्ड बोले हैं। ठीक है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी तो खंभों पे चढ़ गए कि सब्सिडी देना गलत है। तो या तो ये निरर्थक बहस कर रहे थे जब विपक्ष में थे, या आज वही बात कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई विकल्प नहीं है। आम आदमी पार्टी से राहुल मेहरा जी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका जवाब लेना चाहूंगी इस पर। राहुल मेहरा जी, आपने आशीष सूद साहब को भी सुना, आपने रागिनी नायक को भी सुना, दोनों का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी को तो कम से कम सवाल नहीं उठाना चाहिए। आशीष सूद साहब कह रहे हैं 49 दिन में तो आप सत्ता छोड़ के भाग गए। बड़ी विडंबना और बड़ा ही हास्यात्मक है कि बीजेपी और कांग्रेस जो बिल्कुल भाई भाई हैं, और हम देखते हैं कि इनकी पॉलिसीज अगर आप देखें दोनों में कोई अंतर ही नहीं दिखता। जब ये विपक्ष में होते हैं तो इनकी भाषा जो होती है वो एकदम देशभक्तों वाली हो जाती है। जैसे ये पक्ष अपना सत्ता गण में आते हैं वहां पर ये लोग अपनी एक दूसरे का बिल्कुल समझ नहीं आता कि दोनों में कोई अंतर है, बिल्कुल जुड़वा भाई लगते हैं दोनों। मैं आपको स्पष्ट करके 3-4 चीजें बताता हूं आपके माध्यम से। सबसे पहला, बिजली और पानी, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं दिल्ली के। बिजली में यही अरुण जेटली साहब, हम तो सब्सिडी हमने तो 50% घटाया है, और जिसने हमारी निंदा करी वो अरुण जेटली ही थे। और इनके दूसरे जो मानव गण हैं, जितने नेता गण हैं इनके, वो कहते थे 30% तो हम घटाएंगे टैरिफ। तो क्या ये लोगों को झूठ बोल रहे थे या उनको गुमराह कर रहे थे? और दूसरा, हमने तो 50% गिराया, और जब गिराया तो यही अरुण जेटली ने जनवरी 1, 2014 को, इनकी स्टेटमेंट है कि जो सब्सिडी है वो धोखाधड़ी होती है जनता के साथ, एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में देना होता है सब्सिडी। आज अरुण जेटली को अपना वाक्य से याद नहीं आ रहा, या उनकी बुद्धि में अब सवाल है और चीज नहीं रही कि वही जिस चीज की निंदा कर रहे थे बीजेपी वाले अब वही क्यों लागू कर रहे हैं। मैं इसमें एक और प्रतिक्रिया ले लेना चाहूंगी। हमारी कॉपी करने से कम से कम अगर सब्सिडी ही देनी थी 50%। सवाल यहाँ पर यही है कि आपको सब्सिडी देनी थी तो निंदा क्यों कर रहे थे? अरे लेकिन राहुल मेहरा जी, सब्सिडी तो आपने भी दी है। ठीक है, उस पर आएंगे मैम, एक एक करके उस पर आएंगे। बलदेव भाई, सब्सिडी नहीं दी थी अपने 49 दिनों के कार्यकाल में? ठीक है, उस पर आएंगे मैम। बलदेव भाई, हम तो मानते हैं, भारत संविधान के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य अपॉलोजेटिक नहीं है। और अभी जो आर्थिक सुन लेते हैं, ठीक है, सुन लेते हैं। भारत संविधान की दृष्टि से लोकतंत्रात्मक लोक कल्याणकारी राज्य है, और इसलिए जनता का हित सर्वोपरि है किसी भी सरकार के लिए। और अगर नहीं, लेकिन आप वो पॉलिसीज लागू नहीं कर सकते ना बलदेव जी, जिसको आप क्रिटिसाइज कर रहे थे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कह रही है कि सब्सिडी पर हल्ला बीजेपी ने मचाया। वर्तमान आर्थिक स्थितियों को लेकर अगर अरुण जेटली या सरकार का कोई भी नुमाइंदा सब्सिडी को लेकर ऐसी घोषणा करता है या ऐसी राय व्यक्त करता है, तो उसको आर्थिक असंतुलन को दूर करने के लिए अपनी नीति का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर नीतियों को हम बार बार बदलेंगे तो निश्चित रूप से आप भले ही अच्छे उद्देश्य के लिए कर रहे हो, लेकिन जनता में गलत संदेश जाएगा, और इसलिए दोनों के बीच में तालमेल बनाकर ही कोई रास्ता बनाना चाहिए। ये आप एक अहम बात कह रहे हैं, उस पर मैं आगे आऊंगी, लेकिन अरविंद मोहन जी, आपको क्या लगता है? सवाल ये उठ रहा है कि 30% बिजली घटाने का वादा किया, और जो किया वो शीला राज का ही पूरा का पूरा फॉर्मूला है जो आपने एक तरह से बहाल कर दिया। तो जनता को मूर्ख बनाया क्या? देखिए, अगर प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं आ रहा है, अगर जो ऑडिट अकाउंट है उसमें गड़बड़ है, उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की जा रही है, तो कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है कि वो 30% या 50% कम कर देगा।
अगर आपने शुरू में ये कोशिश की थी तो ऑडिटिंग वाला एक डंडा वो दिखा रहे थे बार बार, और ये हर आदमी जानता है कि दिल्ली में बिजली का जब निजीकरण हुआ है तो उसकी शर्तें कई बार संदिग्ध दिखती हैं। कई पॉइंट पे ऐसा लगता है कि जो वितरण कंपनियां हैं उनको लाभ देने की कोशिश की गई थी। अब वो क्या है नहीं है ये जनरल ऑडिट से ही क्लियर होगा, लेकिन उस पॉइंट को अगर अभी साफ नहीं किया गया है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं बल्कि बदतर हुई है हालत। वो सब चीजें सही है, लेकिन जो वादा आपने किया है उस वादे के बजाय अगर आप किसी तरह से राहत देने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर जनता उसे कैसे समझे? यही एक तरीका रह गया है, और इसको आप पॉलिटिकल झांसा कह सकती हैं, इसको आप होशियारी कह सकती हैं, जो बलदेव भाई कह रहे थे कि एक तरह का संतुलन बनाना होगा पॉपुलिज्म में और एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन फिर मौका मिल गया विपक्षी पार्टियों को निशाना साधने का। आशीष सूद जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन हमारे साथ इस चर्चा में कांग्रेस पार्टी से विधायक आसिफ मोहम्मद खान साहब भी मौजूद है। आसिफ मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी संक्षेप में टिप्पणी चाहूंगी। ये जो बजट आती है राहुल जी आपके पास, ये जो बजट आया है और जो बिजली की जो दरें हैं जिनको सस्ती करने की बात कही गई है तो बिल्कुल वही है जो शीला दीक्षित के वक्त था, आपकी सरकार के वक्त। कांग्रेस का एक स्टैंड था सब्सिडी का, और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के मैनिफेस्टो में रेट घटाने की बात थी। दोनों में फर्क है, सब्सिडी और रेट घटाने का जो कमिटमेंट इन्होंने किया था जनता से। ना आम आदमी पार्टी ने रेट कभी घटाए, आम आदमी पार्टी ने भी यूडी के पैसे को, क्योंकि बजट में सब्सिडी का कोई प्रोविजन नहीं था हाउस के अंदर, मुझे खूब याद है कि आप सब्सिडी के लिए जो पैसा आपने इंतजाम किया था वो यूडी का पैसा आपने ट्रांसफर करके सब्सिडी देने की बात की थी। आप जुड़वा भाई कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आप और बीजेपी दोनों जुड़वा भाई हैं, क्योंकि दोनों ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है। दोनों ने ही रेट घटाने की बात की थी। रेट घटाना बिजली कंपनियों की जेब से पैसा जाना है, और सब्सिडी पैसा जो जाना है वो घुमा फिरा के दिल्ली की जनता के पैसे को घुमा फिरा कर बिजली कंपनियों को देना है। दोनों में फर्क है। ठीक है, आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने दोनों ने के मैनिफेस्टो में रेट घटाने की बात की थी। इन्होंने 30% कहा था, आपने 50% कहा था। ना आपने रेट घटाए ना बीजेपी ने रेट घटाए, सिर्फ सब्सिडी देके लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। सरकार बना पाएगी, वोट जुटा पाएगी, जनता को लुभा पाएगी? आसिफ मोहम्मद खान साहब, एक चीज हम देख रहे हैं कि बजट के माध्यम से बीजेपी की कोशिश है, किसी भी पार्टी की होगी, कि लोगों के बीच में एक सही संदेश जाए, सरकार बनाने में मदद हो। लेकिन बजट से पहले भी जो पूरी प्रक्रिया चल रही है कि हर पार्टी कोशिश कर रही है, क्योंकि आपका दावा उसमें सामने आता है खान साहब, जिसमें आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया और आपने कहा कि मनीष सिसोदिया साहब से आपकी बाकायदा बातचीत हुई थी और उन्हीं की तरफ से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, खाली मनीष सिसोदिया जी नहीं बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी के जो हाईकमांड कहलाया जाता है, उन्होंने ये मुझे जिम्मेदारी दी थी पिछले 10 दिन के अंदर कि मैं कांग्रेस में उनके लिए एक माहौल जो है हमवार करूं, और वो हम गवर्नमेंट फॉर्म करें तो उसमें हम कांग्रेस को कहीं ना कहीं शेयर देने के लिए तैयार हैं। और इस पर हमने पिछले 10 दिन से बड़ी ईमानदारी से काम भी किया है, और अभी भी हमारी ख्वाहिश है। हम उससे ये नहीं कह रहे कि हम किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहे। हमने, क्योंकि हमें ये जिम्मेदारी दी थी और 10 दिन में हमने कांग्रेस के हर प्लेटफॉर्म पर ये बात रखी आम आदमी पार्टी की ले जाकर कि क्यों ना हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट देकर इनकी एक बार, क्यों उन्होंने गलती तस्लीम की है अपनी, उन्होंने माना है। कौन मिल रहा था आपसे? जी देखिए, मुझसे संजय सिंह जी भी मिले हैं और मुझसे मनीष सिसोदिया जी से भी हम लोगों की कई बार मीटिंगें हुई हैं, और ये एक राउंड में मीटिंग नहीं हुई है। पिछले 1.5 से 2 महीने के बीच में हमारी अनगिनत हमारी सिटिंग्स हुई हैं। और राहुल जी, जुड़वा भाई कौन है जरा बता दीजिए। बात में और बात बता रहा हूँ। देखिए, मैं किसी को ना हॉर्स ट्रेडिंग में यकीन रखता हूँ ना एलिगेशन लगा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आज भी हम उसी स्टैंड पर हैं। ना आम आदमी पार्टी ने हमें खरीदने की बात करी, ना हमें पैसा ऑफर किया, बल्कि उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट शेयर करके हम सत्ता हासिल करना चाहते हैं। उसमें अगर आप एक अहम रोल अदा कर सकते हैं तो हम आपको ऑथराइज कर रहे हैं। और इसके लिए देखिए, मैं ये इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। मनीष सिसोदिया जी ने हमें मैसेज मोबाइल पे, आज भी हमारे पास रिकॉर्ड है, अपने मोबाइल से गाजियाबाद इंदिरापुरम में अपने इन लॉज के घर पर का एड्रेस का मैसेज किया
कि हम दिल्ली में, क्योंकि मीडिया हमारे पीछे लगा हुआ है, हम कांग्रेस के साथ अभी बैठ नहीं सकते, इसलिए दिल्ली से बाहर हम आपसे मुलाकात करेंगे। क्या रामवीर बिदूड़ी से भी आपकी बात हुई? देखिए, रामवीर सिंह बिदूड़ी तो क्योंकि मैंने उनको हराया है इलेक्शन में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो मुझसे डिफीट हुए हैं, और 2 बार मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो एमएलए रहे हैं, उनसे हमारी मुस्तकिल, क्योंकि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारा ताल्लुक है, एक ही उनकी भी रेजिडेंस मेरे हल्के में है, ओखला जसोला में, हमारी उनकी रेगुलर मीटिंगें होती रहती हैं। ये जो बात आपने मनीष सिसोदिया जी को लेकर के कही, सिर्फ एसएमएस पर ही ये बात हुई थी कि गाजियाबाद आके मुलाकात करनी है, फिर हुई है पर्सनल मीटिंग? देखिए, उसके बाद जब एसएमएस किया तो मतीन चौधरी और देवेंद्र यादव, उनकी जो इन-लॉज का जो घर है इंदिरापुरम में, वहां मीटिंग हुई और मनीष सिसोदिया जी ने यह कहा कि अगर केजरीवाल जी पे अगर कांग्रेस एग्री नहीं है, उनसे नाराज है, तो अब मैं सीएम का दावेदार हूं, आप मेरे लिए कांग्रेस के अंदर माहौल हमवार कीजिए और मुझे अब सीएम बनना है, और इसलिए आप कांग्रेस में ये बात पहुंचाइए कि अगर आप तो अरविंद केजरीवाल से नाराज हैं और मुझसे नाराज नहीं है, मेरे लिए आप हमवार कीजिए। तो ये लोग क्या कह रहे थे आपसे कि पूरी कांग्रेस के 8 के 8 साथ में आ जाएं, या उसमें देखिए वो 6 आ जाए? नहीं, देखिए, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस का हाईकमांड मना कर रहा है, तो आप सब एमएलएस को पहले हमवार कीजिए और फिर सोनिया जी तक हमारा मैसेज पहुंचाइए। मैंने अरविंद सिंह लवली जी, जो हमारी डीपीसीसी प्रेसिडेंट हैं, और हारून यूसुफ साहब हैं, उनसे भी जाकर मैंने बात की इस सिलसिले में। मैंने कहा कि आप सोनिया जी, जो हमारी अध्यक्षा है, राष्ट्रीय अध्यक्षा है, उनको अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर हमें 8 एमएलएस को वहां पर लेकर जाते हैं, आपकी क़यादत में हम जाना चाहते हैं, हम एक बार ये ऑप्शन रखना चाहते हैं कि क्यों ना हम आम आदमी पार्टी के साथ, ये मेरी जाती राय है, मैं इसको नहीं कह रहा कि कांग्रेस ने मुझे ऑथराइज किया। अहम जानकारियां दी हैं, ये मेरी अपनी जाती राय थी। कांग्रेस पार्टी से विधायक आप, और आप ये साफ कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने आपसे मुलाकात की, और ये संजय सिंह जी ने भी, संजय सिंह ने, लेकिन मनीष सिसोदिया ने नोएडा कही कि अगर अरविंद केजरीवाल के ऊपर, बिल्कुल ये बहुत बड़ा खुलासा है, इस पर हम आगे जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको एबीपी न्यूज पर दे दे। आसिफ मोहम्मद खान साहब, जिन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के साथ उनका संपर्क रहा, एक सेतु की तरह उन्होंने काम किया है, उन्होंने ये जानकारी एबीपी न्यूज को दी है। आ रही हूँ राहुल जी आपके पास, लेकिन आपसे तो बिल्कुल इस पे जवाब लूंगी मैं, लेकिन उनका दावा बता दूं अपने दर्शकों को सर और आपको भी कि मनीष सिसोदिया ने उनसे बातचीत में ये कहा कि वो सीएम के दावेदार हैं, अगर अरविंद केजरीवाल से परेशानी है कांग्रेस पूरी राम कथा उनसे गलत वाली सुन ली और आप मेरे पास नहीं आ रहे। मैं दावे की बात कर रही हूँ सर। राहुल जी, मैं आपका जवाब नहीं लूंगी, ऐसा नहीं हो सकता सर। सिर्फ दावा क्या है, आप सुन लीजिए मेरी बात। आसिफ मोहम्मद खान साहब का दावा है कि मनीष सिसोदिया ने ये कहा कि वो सीएम के दावेदार है और उन पर अगर कांग्रेस पार्टी समर्थन देती है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर सरकार बना सकती है। कितनी सच्चाई है इसमें, आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? सुन लीजिए सर, आम आदमी पार्टी का क्या कहना है, राहुल मेहरा साहब क्या सोचते हैं, और बाकी मेहमानों से भी इस पर बात करें। इस चर्चा के दौरान बड़ा खुलासा किया है कांग्रेस पार्टी के विधायक आसिफ मोहम्मद खान साहब ने। उन्होंने दावा किया है इस बात का कि नोएडा में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया से उनकी मुलाकात हुई थी। संजय और मनीष सिसोदिया से कई बार मिले हैं वो, ये आसिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा है। ये भी कहा है कि सिसोदिया ने उन्हें ससुराल में बुलाया था क्योंकि दिल्ली में मीडिया को एक एक चीज की जानकारी हो जाती है, इसीलिए सिसोदिया ने यह भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, अगर अरविंद केजरीवाल पर सहमति बनने में दिक्कत है तो मैं हूं मुख्यमंत्री पद का दावेदार। क्या कुछ कहा आसिफ मोहम्मद खान साहब ने हमारी जो चर्चा हुई उसके दौरान, सुनिए। मैं ये इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। मनीष सिसोदिया जी ने हमें मैसेज मोबाइल पे, आज भी हमारे पास रिकॉर्ड है, अपने मोबाइल से गाजियाबाद इंदिरापुरम में अपने इन-लॉज के घर पर का एड्रेस का मैसेज किया कि हम दिल्ली में, क्योंकि मीडिया हमारे पीछे लगा हुआ है, हम कांग्रेस के साथ अभी बैठ नहीं सकते, इसलिए दिल्ली से बाहर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ा खुलासा आसिफ मोहम्मद खान साहब ने किया है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह से कई बार उनकी मुलाकात हुई है ताकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बन सके कांग्रेस के समर्थन से। राहुल जी, मैं आपके पास तुरंत आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा स्पष्टीकरण या जानकारी मैं लेना चाहूंगी आसिफ मोहम्मद खान साहब से। खान साहब, आपने ये कहा कि आपकी मनीष सिसोदिया जिससे जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि अगर केजरीवाल के नाम को लेकर दिक्कत है तो वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इस बातचीत के दौरान कहीं ऐसा आपको लगा कि अरविंद केजरीवाल की भी सहमति है इसको लेकर के कि मनीष सिसोदिया हो? मैं ये बात नहीं कह सकता कि ये कोई उनका स्ट्रेटेजी थी या कोई उनके आपसी इख्तलाफात थे। यही बात मुझसे संजय सिंह जी ने कही। उन्होंने मनीष सिसोदिया का तो नाम नहीं लिया,
उन्होंने कहा कि अगर आपको केजरीवाल से कोई परेशानी है तो हमारे पास ऑप्शन है, जब आप बात करेंगे तो हम उस नाम को भी आपके सामने जाहिर कर देंगे। ठीक है, मैं राहुल जी के पास अब जाना चाहूंगी। राहुल मेहरा जी, आपने सुना आसिफ मोहम्मद खान साहब को, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि आपके नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, उन्होंने मुलाकात की आसिफ साहब के साथ और मनीष सिसोदिया ने खुद को मुख्यमंत्री पद का एक दावेदार भी बताया जिसपे कंसेंसस बन सकता है। नेहा जी, मैं उम्मीद रखता हूं कि आपके माध्यम से मैं अपना वाक्य और अपनी बात उतनी ही सभ्यता से रख पाऊंगा और उतने ही समय में रख पाऊंगा जितना समय आपने एक पूरी सेगमेंट और अगली सेगमेंट का आधा भाग आपने आसिफ खान जी को दिया। क्या मैं आपसे ये निष्पक्ष उम्मीद रख सकता हूं? फिर मैं जवाब दूंगा। आप अपनी बात रखिए राहुल जी। काटिएगा मत अब। सबसे पहली बात, आसिफ जी, आपने कहा कि हमारे पास दस्तावेज हैं, रिकॉर्ड हैं। प्लीज मैं इससे पहले अपना पहला वाक्य रखूं। आप अभी के अभी एबीपी न्यूज के माध्यम से जो आपका मैसेज आया है आपके मोबाइल फोन पे, जो आपके पास है, आप उसको जरा दिखाएंगे? आप अभी दिखाइए जरा पे। देखिए, मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी मेंबरशिप से रिजाइन कर दूंगा अगर मैं नहीं दिखा पाया, लेकिन इसके लिए किसी भी चैनल पर नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना, आप मेरी सुनिए, हाँ या ना, अभी दिखाइए। अगर है तो दिखाइए। मैं कह रहा हूं आपके, अगर है तो दिखाइए। मैं कह रहा हूं है मेरे पास, लेकिन नहीं, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। आप बात सुनिए। अब बहुत अनाप शनाप बोल दिया आपने नेशनल टेलीविजन पे। अब आप मेरी बात सुनिए, जो अब आप मेरी बात सुनिए। एक मिनट, बहुत अनाप शनाप आप बोल चुके हैं। मेरी बात में नहीं बर्बादी चाहते हैं। एक मिनट, आप मौका दीजिए, मैं यहाँ पर कुछ एक मिनट, मुझे पहले राहुल जी की बात सुनिए। नहीं आशीष जी, ये गलत होगा अगर राहुल जी को हम बोलने नहीं देंगे। हाँ राहुल जी बोलिए आप। नेहा जी इनको चुप कराइए। नेहा जी इनको चुप कराइए, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। आगे रखिए। अब मैं आपको चार चीजें बताना चाह रहा हूं नेहा जी। पहली चीज, जब हम सरकार बना रहे थे तो हम पर्दे के आगे थे। हमने जनता के साथ संपर्क किया। हमने 18 पॉइंट दोनों बीजेपी और कांग्रेस को लिखे। हमने खरीद फरोख्त नहीं करी, हमने बैक चैनल से बातें नहीं करी। ये हमारा पक्ष है जो दुनिया के सामने है। 49 दिन की हमारी सरकार, उसके बाद जो हमने पहले घंटे से जनता के लिए काम करना करा, वो भी आपके सामने है, आपके समक्ष है। नंबर 2, बीजेपी और कांग्रेस क्या कर रही है? पहले कांग्रेस की बात कर लीजिए। आसिफ जी का अपना वाक्य है जो अभी आपने दिखाया कि कांग्रेस जो है वो कह रही है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ भी बात कर रही है, और कांग्रेस जो है वो बीजेपी कह रही है कि उनके 6 आदमी हमारे साथ हैं, हम सरकार बनाने वाले हैं। तो कांग्रेस तो ऐसी अब पार्टी हो गई जो बीच मझधार में एक पांव एक नाव में, दूसरा पांव दूसरी नाव में। इनसे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट और धोखेबाज कोई नहीं रहा। नंबर 1। नंबर 2, ये जनता को धोखा दे रहे हैं। नंबर 2, अब बीजेपी पे आ जाइए। बीजेपी कल तक कह रही थी हम सरकार बना रहे हैं। आप उनके मुखी साहब को दिखा रहे थे पूरे मीडिया चैनल की वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं और नरेंद्र मोदी साहब बस आने वाले हैं, और जब वो मोहर लगाएंगे तो आगे बात चलेगी। क्योंकि हम लोग इनकी दोनों की गले में हड्डी की तरह अटके पड़े हैं। हम ये जो खरीद फरोख्त है वो बिल्कुल दुनिया के सामने ला रहे हैं। इनको ये पसंद नहीं आ रहा। नहीं राहुल जी, तो फिर मुझे कैटेगोरिकली बताइए, आप स्पष्ट बताइए, क्या मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की मुलाकात नहीं हुई? आसिफ साहब से क्या मनीष सिसोदिया और संजय सिंह नहीं? मैंने आपसे बोला था बीच में रोकिएगा मत। मैंने आपसे कहा था बीच में रोकिएगा मत। आप करेंगे किसी भी राजनीतिक दल के बारे में, क्या आप दूसरे लोगों को भी बुलाया है? मैं बात कर रहा हूँ तो बोलिए चुप हो। इन्होंने बहुत अनाप शनाप बोल दिया, चुप हो। सवाल कांग्रेस से भी बनते हैं, सवाल कांग्रेस से भी बनते हैं रागिनी जी, लेकिन बड़ा सवाल अभी आम आदमी पार्टी से है। राहुल जी देखिए, स्पष्टीकरण यहाँ होना चाहिए। वो लोग जो आपका समर्थन करते हैं, आप सीधा जवाब दीजिए। आप सीधा जवाब दीजिए। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की मुलाकात हुई? बार बार कहा है कि जो बात वो रख रहे हैं वो उनकी व्यक्तिगत राय है। व्यक्तिगत राय है मेरी, कांग्रेस का ये स्टैंड नहीं था। मुझे जिम्मेदारी दी थी कि मैं कांग्रेस का क्लियर स्टैंड है कि वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। बोलने देते हैं, मुझसे भी बात करनी मैं आती हूँ मैम आपके पास। आप थोड़ा शांत रहेंगे तो मैं
बताती हूँ ना। अरे आपकी घर की बात है, बाद में कर लेना। एक मिनट सर, एक मिनट मैम। राहुल जी आप अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए, लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाए सीधे सीधे उनका जवाब। उन फैक्ट्स पे बात करिए ना। मैंने अपना वाक्य शुरू ही आरोप से किया था। अगर आपने उस पर तवज्जो नहीं दिया तो मेरी गलती नहीं है। मैंने तो कहा अगर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया इनके पास मिले, इनको एसएमएस भेजे, इनसे गुफ्तगू की, सरकार बनाने की पेशकश की, तो ये अभी के अभी अपना मोबाइल निकाले। इनके मोबाइल में एसएमएस पड़ा है, नहीं तो इनका बोलिए ये अनाप शनाप बोलना नेशनल चैनल में बंद करें। एसएमएस दिखाने में क्या समस्या है? और कुछ नहीं कह सकता। बात वाजिब है, पार्टी है उनकी, दिल्ली में उनके पार्टी के सपोर्टर्स हैं, वो लोग भी सरकार बनाने की सोच रहे हैं। अगर आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं आपसे कि आप मैसेज दिखाइए, मैसेज दिखा दीजिए, बात खत्म। मैं आपको कह रहा हूं, मैं पब्लिकली माफी मांगूंगा अगर किसी भी चैनल के प्लेटफॉर्म पे मुझे आप बात तो कहने देंगे। पहले एलजी के पास राहुल जी मेरी बात सुन लेंगे आप। मैं ये चाहता हूं, मैं बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा मेरे पास, मैं अगर नहीं दिखा पाया मैं पब्लिकली माफी मांगूंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर मनीष सिसोदिया जी में इतनी हिम्मत जुर्रत है किसी चैनल को भी वो मेरे साथ शेयर कर ले, मैं अगर मैसेज नहीं दिखा पाया तो सारा मेरा स्टंट है, सारी बातें मेरी झूठ साबित होंगी अगर मैं नहीं दिखा पाया। लेकिन एक संदेह तो पैदा होता है ना राहुल, वो संदेह इसीलिए पैदा होता है क्योंकि इलियास आजमी जो आपकी पार्टी के फाउंडर मेंबर है, वो कह रहे हैं उनकी मुलाकात हुई नेहा जी एक सेकंड, मैं यहां आम आदमी पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं। मनीष सिसोदिया ने क्या बोला और संजय सिंह ने क्या बोला उनके लिए नहीं बैठा। मेरे को मेरी पार्टी से बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मेरे को कहा गया है हमारा कोई भी नेता जो है वो इन लोगों से नहीं मिला। अगर मिला है आप एक प्रोग्राम करिए, मनीष सिसोदिया संजय सिंह एक तरफ, तमाम चैनलों ने देखा है, दूसरी तरफ इलियास आजमी साहब मेरे और बैठाइए और उनसे पूछिए। जहां तक मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, जहां तक मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, जहां तक मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, और वंदना कुमारी, जहां तक ये खरीद फरोख्त की बात है, हमारी ही एक पार्टी है जिसका एक एमएलए है वंदना कुमारी जी। उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर लिखवाई है कि ये लोग आए, इन्होंने हमको पैसा देकर खरीदने की कोशिश करी। क्या किसी और एमएलए में इतनी जुर्रत और हिम्मत है दिल्ली के? किसी और पार्टी में इतनी जुर्रत और हिम्मत है क्या जो पुलिस के पास जाए और बोले इन्होंने खरीदने की कोशिश करी? इलियास आजमी साहब का ये तो रोटियां सीखते हैं सरकार में आने के लिए, कुर्सी गरम अरविंद केजरीवाल के फोटोग्राफ्स के साथ दिल्ली के चौराहों पर 20 करोड़ रुपए में विधायक बिक रहे हैं। अगर आपकी पार्टी ईमानदार पार्टी है, अगर आप राजनीति में शुचिता की बात करते हैं, वो क्यों नहीं आपने आज तक पुलिस में वो फुटेज दिखाई गई? आप लोग केवल राजनीति को सेंसेशनलाइज करना चाहते हैं। राहुल जी अब आरोप हो गया। एक मिनट राहुल जी, हम अभी अपनी टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं इलियास आजमी। मैं वही, अरे सुनिए मेरी बात तो सुनिए सर, हम नहीं जाएंगे विधायक तक। इलियास आजमी साहब आपकी पार्टी के फाउंडर मेंबर, मैं बता तो रही हूँ, मैं एमएलए का नाम नहीं बता रही, इलियास आजमी साहब का नाम बता रही हूँ। हमारी स्क्रीन पे चल रहा है उनका जो वीडियो आया है आसिफ मोहम्मद खान साहब के साथ, उन्होंने खुद माना है कि वो मिले हैं आसिफ साहब से मिले हैं। हम किस तरह से कांग्रेस के साथ शेयर करें इन शराइत को लेकर मेरे ऑफिस पर आए हैं। आप अगर देख रहे हो कोई टीवी चैनल, एक मिनट सुन तो आप देख लीजिए। राहुल जी आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैडम मेरे सामने आपका कैमरा है, मेरे सामने कोई टेलीविजन नहीं है, मैं इस फुटेज को नहीं देख पा रहा। अगर ऐसी कोई फुटेज है आप मेरे को समय दीजिए देखने का। मेरी पार्टी में अभी जाइए, मेरे हेड ऑफिस में अरविंद केजरीवाल घर पे होंगे, उनसे बात करिए, या मनीष सिसोदिया या और योगेंद्र यादव या हमारे जो टॉप स्पोक्स पर्सन है उनसे बात करिए और स्पष्टीकरण ले लीजिए। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं इसको नकारता हूं। ठीक है, आप इसको नकार रहे हैं, पूरी तरह से आप इसको कैटेगोरिकली नकार रहे हैं। आसिफ साहब, ऐसे में सवाल ये उठता है, रागिनी जी मैं तुरंत आपके पास आ रही हूँ मैम, आप ही का सवाल ये है आसिफ साहब से ये तो पूछा जाना चाहिए कि ये इतना बड़ा खुलासा इस समय क्यों कर रहे हैं? हाँ, और वो भी तब जब पार्टी के आला कमान का आपको कोई बैकिंग नहीं है। रागिनी जी कह रही है आपकी व्यक्तिगत राय, तो आप क्यों फिर मीडिएटर का काम कर रहे हैं? देखिए, मुझे आम आदमी, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के जो भी संजय सिंह जी हों, मनीष सिसोदिया जी हों, इन्होंने हमसे एक बात कही कि आसिफ साहब
आप ये जिम्मेदारी संभालिए, हमारे लिए कांग्रेस पार्टी में माहौल हमवार कीजिए। और पहले उन्होंने कहा कि हम आपके जो दोस्त अहबाब हैं उनको हम कहीं ना कहीं चेयरमैन बनाने में उनको एडजस्ट करेंगे। और हम उसके बाद हमने कहा कि ऐसे कैसे हो जाएगा कि एमएलए हम हैं और कोई चेयरमैन अगर शेयर करने की बात आप पर्दे के सामने ला क्यों रहे हैं, इसके पीछे क्या सवाल? नहीं देखिए, इसलिए ला रहे हैं हम आपको एक बात चलिए मैं इसका जवाब आपसे आगे लूंगी, मुझे एक ब्रेक के लिए माफ कीजिएगा रुकना पड़ रहा है, लेकिन बहुत सवाल है कि आपकी तरफ से ऐसा खुलासा अभी क्यों हो रहा है, कांग्रेस पार्टी की इस पर क्या राय है। और राहुल मेहरा साहब लगातार बोल रहे हैं कि ऑफिशियली अभी तक वो इन तमाम मुलाकातों को नकारने की बात करें। आसिफ साहब, वही सवाल जो विजय ने आपसे पूछा था बहुत संक्षेप में, ये इस वक्त खुलासा करने का क्या मतलब है, क्यों किया आपने खुलासा? देखिए, हमारे और आम आदमी पार्टी के लीडरांस में जो इख्तलाफात हुए, जो नाराजगी हुई, वो इस बात पर हुई कि इनको ये महसूस हुआ कि बीजेपी 17 तारीख को गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रही है और इनको पेशेंस नहीं रहा और इन्होंने तमाम चैनल्स पे आके एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए और तमाम मुस्लिम एरियाज में होल्डिंग लगा के मुस्लिम कम्युनिटी से हम पर प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की। और आप कह रहे हैं इसके चलते आपको ये खुलासा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मजबूर होना पड़ा कि हम बीजेपी के संपर्क में नहीं थे, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, पार्टी के लीडर्स के संपर्क में थे, हम बीजेपी के संपर्क में नहीं थे कभी भी, हम कांग्रेस के मेंबर हैं। आम आदमी पार्टी जो बीजेपी पर हमला बोल रही है, आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी दरअसल खुद बातचीत कर रही है आपसे सरकार बनाने को लेकर। राहुल जी, मैं बड़ी विनम्रता से नेहा जी एक और बारी प्रयत्न कर रहा हूं आपसे पूछने का कि आप मुझे मौका देंगे आराम से अपनी पक्ष रखने का। जी मेरे पास वक्त बहुत कम है, समाप्त रखिए बात। इन्होंने जो भी बात करी बिल्कुल तथ्य जो हैं, बिल्कुल पता नहीं कहां से ये अरेबियन नाइट्स वाली बात है, कहां से क्या बोल रहे हैं। वो जब आप मेरे सामने आएंगे तो वक्त तो कम हो ही जाता है, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा वक्त दीजिए क्योंकि बहुत ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं ये आसिफ साहब। मैं आपके सिर्फ दो चीजें कहना चाहता हूं, कथनी और करनी। आप कांग्रेस और बीजेपी की कथनी और करनी देखिए और हमारी देखिए। हम कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं रखते। हम एलजी साहब के पास जाते हैं और कहते हैं हमें हफ्ते भर का समय दीजिए, हम लोगों के पास जाकर बात करना चाहते हैं। जो आखिरी बात हमने करी, हम पीछे पर्दे के पीछे नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं, पर्दे के पीछे साठ-गांठ, पर्दे के पीछे ये लोग अपनी जोड़ तोड़, पर्दे के पीछे 70 साल। इलियास आज़मी साहब ने क्यों की मुलाकात और फिर आप खुद कह रहे हैं कि आप इसे नकार रहे हैं, लेकिन आगे इसमें बहुत सारी चीजें, मुझे माफ कीजिएगा वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन जाहिर सी बात है इससे गंभीर सवाल जरूर खड़े होते हैं कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी भी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है और जो आसिफ साहब जो दावे कर रहे हैं उनमें कितना दम है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।